चलो चलो इधर ध्यान दो, ये बातें बंद। लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा सबने। कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स किए थे, कनेक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर प्रॉब्लम्स। उसमें क्या करना होता है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इनिशियल चार्ज का पोटेंशियल लिखो, फिर फाइनल चार्ज का पोटेंशियल लिखो, दोनों को इक्वेट करा दो, वहाँ से हमें चार्ज मिल जाएगा। कौन कौन पढ़ के आए? 5 मिनट लगती है, बस एक बार देख लेना होता है कि क्या कराया था है? हाँ आज तो टेस्ट છે બરાબર સાંજે તો વાંચવું જશે। बताओ भाई मानो। चलो इधर ध्यान दो और बताओ कि वो कॉन्सेप्ट सॉल्व किया है कि नहीं किया है। तू क्या कर रही है इधर से? अचानक ऐसे लास्ट लेक्चर होगा, ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, तो समझ में आएगा। ठीक है, कोशिश कर। चलो इधर ध्यान दो। बेसिकली करना क्या होता है, घर में कोई पुराना कूलर या पुराना रेफ्रिजरेटर किसी के घर पड़ा हुआ है? जो टीवी में थोड़ो ओछो चांस है, टीवी प्लास्टिक नो है ना, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स चार्ज अक्यूमुलेट्स ऑन द पर्टिकुलर आउटर सरफेस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अंदर कोई वायर खुला छूट गया, ऐसा कुछ हो गया, तो क्या होगा, रेफ्रिजरेटर की आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज जमा हो जाता है, और गलती से आप पानी लेने के लिए उसको खोलोगे तो क्या होगा, आपको करंट लगेगा। और उसमें भी आपने चप्पल नहीं पहना है तो और करंट लगेगा। ऐसा कभी महसूस किया है जीवन में? तो गुड फीलिंग, वो करना चाहिए, अच्छा लगता है सच में। अमिताभ बच्चन शौक ले जगह पर में, उससे क्या होता है, हमारी डेड सेल्स रिमूव हो जाती है और स्किन ग्लो करती है। चलो इधर ध्यान दो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब करंट, हमारी बॉडी एक कंडक्टर है, तो क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के सरफेस पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए और उसको हम टच करें तो क्या होगा, हमारी बॉडी में से करंट पास होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को इस पर्टिकुलर चीज़ में? अगर तनिष्क को करंट लग रहा है, उसको छुड़ाना है, तो तू क्या करेगा? कौन से डंडे से मारेगा? लकड़ी के डंडे से? कॉमन सेंस नहीं था मतलब। मैं स्विच बंद कराए पहला जेने स्विच बंद कराए। स्विच में ना આવતો ને વસ્તુ માં ચોટેલો છે, મેઇન સ્વિચ તો બંધ કરાય से कोई बात नहीं। तो बेसिकली टॉपिक का नाम क्या है, समझ में आ रहा है? अर्थिंग पढ़ना है आज। हेडिंग डालो अर्थिंग। अर्थिंग में करना क्या है, तो भाई whenever there will be extra charge accumulated on the conductor, एक कंडक्टर है आर रेडियस का, उसके ऊपर क्यू चार्ज है। अब अर्थ कैसा है, कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर? तो सवार में थोड़ी तो एनर्जी बताओ यार। अर्थ कैसा होता है, कंडक्टर होता है। तो अगर इसको मैं अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूं, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो याद है कि नहीं है? दो कंडक्टर होते थे, दोनों को किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते थे। इसके ऊपर चार्ज Q रेडियस R, इसके ऊपर चार्ज 2Q रेडियस 2R, 4Q/2R सपोज, या फिर 2Q/4R होता था। फिर हम क्या करते थे, इनिशियल कंडीशन में इसका पोटेंशियल फाइंड करते थे, दैट वाज KQ/R, और इसका पोटेंशियल क्या आएगा, 2KQ/4R। तो कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा है, तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब क्या करना है, पूछा क्या होगा कि कितना चार्ज यहाँ से यहाँ गया, या फिर ऐसा पूछेंगे कि कितना चार्ज इसमें बचा और कितना चार्ज इसमें बचा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले अब इनिशियल कंडीशन में ये पोटेंशियल हमको समझ में आया, इसका ज़्यादा है इसका कम है। आफ्टर चार्ज पासिंग फ्रॉम दिस स्फीयर टू दिस स्फीयर, सिचुएशन क्या होगी, पोटेंशियल सेम हो जाएगा।
अब यहाँ से यहाँ चार्ज गया तो Q माइनस क्यू बचा होगा, यहाँ 2Q प्लस क्यू कुछ आया होगा। समझ में आ रहा है? तो फाइनल पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे? के क्यू माइनस क्यू बाई आर, दैट शुड बी इक्वल टू के 2Q प्लस क्यू बाई 4R। अब के आर कैंसिल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो Q मिल जाएगा कुछ, जो Q मिलेगा उसको इसमें पुट करोगे तो दैट विल बी द चार्ज इन स्फीयर है, इसमें पुट करोगे तो दैट विल बी द चार्ज इन स्फीयर बी। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे जिसको बोलते थे कनेक्टिंग कंडक्टर्स प्रॉब्लम। मतलब दो कंडक्टर को टच करा के छोड़ दिया या दो कंडक्टर को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए। अब अर्थिंग में इसी का यूज़ होता है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। अर्थिंग में क्या करते हैं? whenever we have extra charge accumulated over on the surface of the particular conductor, हमको ये भी पता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब चार्ज आता है तो कहाँ पे जाता है? सरफेस पे। तो उसके साथ अगर ये मेंस में कितने प्लग है? ये 2 और 3, ये प्लस है, ये माइनस है और ये न्यूट्रल है। ऐसा आप लोगों ने देखा हुआ है, किसी भी चार्जर में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक न्यूट्रल होता है। जो इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज होती है उसमें इसको मेल, फीमेल और न्यूट्रल बोलते हैं। तो मतलब यहाँ से करंट आता है, यहाँ करंट जाता है, पर जब भी किसी हमारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा करंट पास हो जाए, जैसे लैपटॉप का चार्जर है तो उसके अंदर ये न्यूट्रल का कनेक्शन होगा, मोबाइल के चार्जर में ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो जब भी एक्स्ट्रा चार्ज कभी आ गया गलती से तो वो लैपटॉप में नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा? यहीं से सीधा न्यूट्रल में होकर के ज़मीन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? whenever we have a important instrument तो उसके अंदर ये न्यूट्रल का प्लग होता है। समझ में आ रहा है? तो न्यूट्रल करता क्या है? तो ये बेसिकली अर्थिंग करता है। ये वायर क्या होता है? एक ब्लैक रेड वायर होता है, फिर रेड वायर पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, ब्लैक वायर नेगेटिव को और ग्रीन वायर न्यूट्रल को। ये सब 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा। ये यहाँ से अर्थिंग होता है। अर्थिंग कैसे होता है वो हमें सीखना है। तो बेसिकली अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेनेवर एक्स्ट्रा चार्ज अक्यूमुलेट्स ओवर अप्लायंस और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम क्या करेंगे? एक वायर से अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने इसको वायर से, जैसे इन दो कंडक्टर को कनेक्ट कर देते, वैसे इस एक्स्ट्रा कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? हमको पता है चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से चार्ज कहाँ जाएगा? अर्थ में। तो चार्ज अर्थ में चला गया, सपोज लेट से Q चार्ज निकला और इसमें चला गया, तो इधर Q माइनस क्यू बचा। सिमिलर कैलकुलेशंस कैन बी डन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ बेसिक आइडिया लग रहा है क्या करना है? अगर चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में सॉल्व कराए थे। एवरी टाइम मैं आपको कहता हूँ कि लास्ट लेक्चर एक बार देख के आओ, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब करना क्या है? सिंपली इसको सॉल्व करो। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है? RE। यहाँ से चार्ज निकला Q माइनस क्यू और यहाँ पहुँचा, तो ऐसे उसको इक्वेट कराओ। क्या आएगा? इसका पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा? के Q माइनस क्यू बाई आर, ये इसका पोटेंशियल हुआ हमारे कंडक्टर का। दैट मस्ट बी इक्वल टू के क्यू बाई आर ई। दोनों तरफ से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर ई माइनस क्यू आर ई, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर। और यहाँ से Q का फॉर्मूला बन सकता है कि कितना चार्ज अर्थ में गया होगा। क्या आंसर आएगा इसका? सॉल्व करो। अब ध्यान से कंपेयर करो, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 64 लाख। तो अगर इसको ऑब्जर्व करें तो RE मस्ट बी डबल ग्रेटर देन R होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो RE कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? Q इज नियरली इक्वल टू Q।
इसका मतलब क्या हुआ, whenever we connect our conductor to earth, वो क्या करेगा, उसका सारा एक्स्ट्रा चार्ज, एक्सेस चार्ज खींच के क्या करेगा, अर्थ में चला जाएगा। ऐसा होगा, इसका सारा चार्ज चला गया अर्थ में, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब अर्थ क्या करती है, इसके चार्ज को जीरो कर देती है। कुछ तो अमन, कुछ तो रिस्पॉन्स करो यार, ये बनवा मटा है तो क्या टाइम पास करवा मटा है। क्या होगा अगर ये मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये जो आंसर आया उससे मुझे क्या समझ में आता है कि इसका पूरा चार्ज यहाँ चला गया, ऐसा बोल सकता हूँ। तो अर्थिंग की वजह से इसका चार्ज जीरो हो गया, ऐसा बोल सकता हूँ। भाई यस और यस, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका, तो इट इज़ रॉन्ग एक्चुअली अर्थ क्या करता है, तो अर्थ के अंदर जो चार्ज चला गया, अर्थ इज द मैसिव ऑब्जेक्ट, तो अर्थ का पोटेंशियल अभी भी क्या रहा, जीरो। तो जब भी अर्थ किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है तो वो क्या कर देता है, उसके पोटेंशियल को जीरो कर देता है। कंसेप्ट लिखाता हूँ, एक बार इसको ड्रॉ करो, ये प्रूव करो कि जो चार्ज यहाँ से निकला वो पूरा चार्ज यहाँ चला गया, बट दैट डजंट मीन चार्ज इज जीरो। देखो आज तक हमने क्या सीखा है, इधर ध्यान दो एक मिनट, कि किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो चार्जेस को ऐसे अक्यूमुलेट करता है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अगर चार्ज नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके पास Q जीरो मतलब E जीरो। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मतलब दिस कंडक्टर इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। पर क्या वो करने के लिए हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दी, नहीं दी, वो किसने कराया, अर्थ ने। समझ में आ रहा है, अर्थ एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, अर्थ ने विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी एक्सटर्नल चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या कर दिया, जीरो। समझ में आ रहा है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, कि अर्थिंग क्या करता है कि किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को जीरो कर देता है। एक दो एग्जाम्पल इसके बाद लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो भाई लिख लिया हो तो इसका कंसेप्ट लिख लो। Whenever extra charges comes on an instrument, whenever extra charges comes on the instrument, then neutral helps us to get rid of that particular charge. ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो हमें हेल्प करता है उसको अर्थ में भेजने के लिए। अब कॉन्सेप्ट लखीने लगो, न्यूट्रल हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा चार्ज। अब अर्थिंग का कंसेप्ट लिखो कि भाई व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर टू अर्थ, when we connect a conductor to earth, earth arranges the charges on the conductor. When we connect a conductor to earth, earth arranges charges on the conductor in such a way that net potential of the conductor is zero. मतलब ऐसे लिखना है कि पोटेंशियल ऑफ इटसेल्फ प्लस एक्सटर्नल पोटेंशियल विल बिकम जीरो।
एक नोट लिख दो, अर्थिंग मीन्स पोटेंशियल, अर्थिंग मेक्स पोटेंशियल ज़ीरो बट चार्ज मे और मे नॉट बी ज़ीरो। Earthing makes potential zero, but charge may or may not be zero. सिंपल कंसेप्ट, अर्थिंग सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, उसका नोटेशन भी समझा देता हूँ। हर बार अर्थ बनाने तो जाएंगे नहीं। उसको डिनोट ऐसे करते हैं कि किसी कंडक्टर को अर्थिंग से अर्थिंग कर दिया है, अब उसके ऊपर उसके डी डिस्टेंस पे क्यू डैश चार्ज रखा हुआ है, सॉरी क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो व्हाट विल बी द चार्ज इन द कंडक्टर, वो क्यू डैश हमें फाइंड करना है। सेम मेथड। अब देखो, कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स जब भी कोई सुनता है तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल विल बी इक्वल। अर्थिंग जैसे ही आप सुनते हो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, टोटल पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। समझ में आ रहा है? तो एक पोटेंशियल ड्यू टू इटसेल्फ, वी इटसेल्फ प्लस वी एक्सटर्नल इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल। तो वी इटसेल्फ लिखना आता है, ये सॉल्व कराया हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है इसका पोटेंशियल क्या होगा? ये सेम चीज़ मैंने सॉल्व कराई हुई है, क्यू चार्ज की वजह से स्फीयर के इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल होगा। वी इंड्यूस्ड, कुछ याद है? इसकी वजह से एक इंडक्शन होगा, बिकॉज ये कंडक्टर है, नेगेटिव चार्ज सारे इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव इधर आ जाएंगे, तो उस इंडक्शन की वजह से एक पोटेंशियल यहाँ पे होगा, दैट विल बी ज़ीरो। और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा, प्लस इस कंडक्टर का खुद का एक पोटेंशियल होगा, बिकॉज उसके पास चार्ज क्यू डैश बताया हुआ है कि इसके पास क्यू डैश चार्ज है, तो उस क्यू डैश का कुछ आंसर आएगा। वहाँ से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अर्थिंग मीन्स पोटेंशियल इज ऑलवेज ज़ीरो, बट इट डजेंट मीन कि चार्ज विल ऑलवेज ज़ीरो। सिंपल। चलो सॉल्व करो। फोटो बनवानी चिंता, ट्राई भी करो। चलो इधर ध्यान दो। एक्सटर्नल चार्ज की वजह से किसी भी कंडक्टर के सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी सी क्यू प्लस वी सी आई। ऐसा सॉल्व कराया था एक बार, एक एमसीक्यू लिखा हुआ था, एक कंडक्टर बनाया था, बाहर एक चार्ज लिखा था, उसके 4 ऑप्शन दिए थे। यहाँ इतना रॉकेट साइंस करना नहीं था, आपको पता होना चाहिए था कि इसका आंसर आएगा के क्यू बाई डी। वी सी क्यू मतलब पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज विल बी के क्यू बाई डी प्लस पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज यहाँ माइनस होंगे, यहाँ प्लस होंगे। ऑल द प्लस चार्ज एट द इक्वी डिस्टेंस, तो के प्लस क्यू बाई आर बाई टू माइनस के क्यू बाई आर बाई टू, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0। समझ में आया क्या बोला? ऑल द चार्जेस विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर, तो के क्यू बाई आर, सॉरी आर बाई टू नहीं था, माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, तो आंसर हो जाएगा 0। तो क्या बचा, के क्यू बाई डी विल बी पोटेंशियल। हमारा फॉर्मूला क्या है, वी एक्सटर्नल प्लस वी इटसेल्फ इक्वल टू 0। वी एक्सटर्नल का आंसर क्या आया, के क्यू बाई डी। वी इटसेल्फ का मतलब क्या है, के क्यू डैश बाई आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्यू डैश मिल जाएगा, दैट वी हैव टू फाइंड। खत्म। माइनस क्यू आर बाई डी એવું આવે ના, આ પેલી બાજુ જતું રહેશે, એટલે માઇનસ ક્યુ બાઈ ડી ઇન્ટુ આર બરાબર છે। चलो चलेगा। क्वेश्चन नंबर कयो હતો, 35।
देखो इतना सॉल्व करना ही नहीं था बिकॉज ये पहले कराया हुआ था। आपको पता होना चाहिए था कि इसकी वजह से के क्यू बाई डी होगा, इसकी वजह से के क्यू डैश बाई आर होगा, तो फाइनल आंसर ये होगा। मतलब अर्थिंग करने के बावजूद कुछ चार्ज बचा इसके ऊपर। ये समझ में आ गया कंसेप्ट कि अर्थिंग मतलब पोटेंशियल ज़ीरो बट चार्ज मे और मे नॉट बी ज़ीरो। हेडिंग लगाओ कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स। अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पर इसके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे वो कैविटी प्रॉब्लम्स थे। मतलब यहाँ से ऐसे शेडिंग बना रहा था मैं हर एक क्वेश्चन में, उसका मतलब क्या हो यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है। ये कैसा शेल था? कंडक्टिंग शेल विथ अ कैविटी, नॉन कंडक्टिंग शेल विथ अ कैविटी, वो सब कुछ चल रहा था अभी। अब क्या है? कॉन्सेंट्रिक टू शेल्स, दिस इज शेल 1, दिस इज शेल 2, मतलब होलो कंडक्टिंग दो बार है। समझ में आ रहा है? तो दो बार होलो कंडक्टिंग होंगे तो अगर पोटेंशियल फाइंड करना है स्फीयर 1 का और स्फीयर 2 का तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सॉल्व कर पाओगे? समझ में आ रहा है कि दीज आर टू सेपरेट स्फीयर्स, जैसे होलो कंडक्टिंग 1, होलो कंडक्टिंग 2। समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल और इसकी वजह से कितना पोटेंशियल। सुधर भाई S1 નું આવી ગયું બરાબર છે। શરૂઆત સિમ્પલ વસ્તુથી થાય પછી ધીમે ધીમે અઘરું આવે। શું આવ્યો ભાઈ? VS1 KQ1 by R1 प्लस KQ2 by R2। एक पोटेंशियल इसकी वजह से, एक पोटेंशियल इसकी वजह से। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 2, सपोज या किसी को समझना है तो समझाता हूँ। स्फीयर 1 है, उसके ऊपर चार्ज है Q1, तो उसका आंसर क्या आएगा? KQ1 by R1। बाहर भी चार्ज है तो इसके बाहर भी चार्ज है, तो क्या आएगा उसका? KQ2 by R2। मतलब बाहरी शेल के अंदर पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट बिकॉज शेल के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। किसी भी कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, उसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब KQ2 by R2, मतलब अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल विल बी KQ2 by R2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो स्फीयर 1 की वजह से पोटेंशियल इतना होगा ड्यू टू इटसेल्फ एंड ड्यू टू एक्सटर्नल। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला विल बी सेम, V इटसेल्फ प्लस V एक्सटर्नल। S2 के लिए भी ऐसा ही करना है। ड्यू टू इटसेल्फ क्या आएगा? KQ2 by R2 प्लस स्फीयर 1 की वजह से ये आउटसाइड पॉइंट है तो स्फीयर 1 विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, तो क्या आएगा? KQ1 by R1 की R2। R1 આવે તો પાછું આ જાય ગયું, R2 આવે।
લખી દઉં છું. चलो क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करो. 3 concentric spheres are there. सेंटर पे Q चार्ज, R रेडियस पे माइनस Q चार्ज, 2R रेडियस वाले स्फीयर पे 2Q चार्ज और 4R रेडियस वाले स्फीयर पे 4Q चार्ज. देन फाइंड द पोटेंशियल एट स्फीयर 2. Q charge, यहाँ पर 8Q, બરાબર છે, બધું બરાબર છે. શું આવ્યો આન્સર? બહુ વધારે આવી ગયું કે ક્યુ બાય આર એવું બી નહીં આવે. ये कोई बीजो ऑप्शन कोई भाई ये भी नहीं आया. लास्ट बेंच कोई आंसर आयो? नियति शू करे जो नियति क्या हुआ? नहीं बनू? वाह, कोई बात नहीं.
देखो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट द स्फीयर टू, उबार जो आंसर नहीं है शांति रखो, पोटेंशियल एट स्फीयर टू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज दैट विल बी के क्यू बाई टू आर। ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी क्या आएगा, माइनस के क्यू बाई टू आर। अब ड्यू टू इट सेल्फ क्या आएगा, प्लस टू के क्यू अपॉन टू आर प्लस ड्यू टू दिस एक्सटर्नल ऑल्सो तो फोर के क्यू बाई फोर आर। तो वन टाइम के क्यू बाई आर टू टाइम, तो टू टाइम के क्यू बाई आर विल बी योर आंसर। सिंपल, वी इट सेल्फ प्लस वी एक्सटर्नल, जितने भी वी एक्सटर्नल अवेलेबल है 1 2 3 और इट सेल्फ। समझ पड़ी नहीं समझ पड़ी है तो बोलू जो है उपवास करे थे ना। चलो इधर ध्यान दो, समझ में आया सबको क्या करना है। पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। अब किसी को ये डाउट आ सकता है कि नीचे 2r क्यों गया, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल एट द स्फीयर 2 एंड स्फीयर 2 इज लोकेटेड फ्रॉम द सेंटर एट 2r रेडियस। 4r तो પોતાનું જ હારો 4q થી 4r રેડિયસ છે, 2q થી 2r રેડિયસ છે અને -q થી r રેડિયસ છે। હા તો S2 પર જ 2r છે, S2 ની રેડિયસ 2r છે, આ રહ્યો 4q થી S2 પર લાગે પોટેન્શિયલ તો 2r આઉટ રેડિયસ છે, 4r કેમ इंटरनल पॉइंट है बाहर के, पहले से समझाता हूँ। पॉइंट चार्ज की वजह से कि क्यू बाई टू आर, ये स्फीयर भी वर्क करेगा एज अ पॉइंट चार्ज, तो माइनस के क्यू बाई टू आर। वो खुद वर्क करेगा 2 के क्यू बाई टू आर से, और ये तो आउटर स्फीयर है। आउटर स्फीयर के लिए इनर कोई भी पॉइंट के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। होलो कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बट पोटेंशियल कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? कॉन्सेप्ट सीख लिया है लेकिन उसको 3-4 बार अप्लाई कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? मतलब आपको हर एक के लिए इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा। ये पॉइंट चार्ज है तो इसके लिए के क्यू बाई आर, दिस विल वर्क ऑल्सो एज अ पॉइंट चार्ज बिकॉज इसके बाहर वाला पॉइंट है, और ये तो खुद है तो वो खुद का पोटेंशियल बनाएगा। और ये स्फीयर 3 के लिए स्फीयर 2 इंटरनल पॉइंट है, तो इंटरनल पॉइंट के लिए कांस्टेंट पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? 4 बार रिवीजन हो गया जो भी हमने आज तक सीखा है उसका। अब इसमें अर्थिंग जोड़ दिया कि सेंटर पे क्यू चार्ज, स्फीयर 1 पे क्यू चार्ज, स्फीयर 2 पे क्यू डैश को हमें फाइंड करना है, स्फीयर 3 पे 8 क्यू, स्फीयर 2 को अर्थिंग कर दिया। अब अर्थिंग कर दिया उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या समझते थे, पोटेंशियल विल बी इक्वल। समझना पड़ी शू बोले तो यहाँ समझना है, अर्थिंग किया है तो पोटेंशियल इक्वल टू 0, वो कॉन्सेप्ट लगाना है और काम करना है। सारे पोटेंशियल लिखो और इक्वल टू 0 कर दो। ये लिख लिया सबने अंडरस्टैंडिंग के साथ? ये कुछ समझ में ही नहीं आया? किसको बिल्कुल समझ में नहीं आया? बड़ी समझ थी? थोड़ा रिवाइज करोगे तो ही समझ में आएगा। अभी ऐसे ही काम करना है, सब कुछ एक एक करके लिखेंगे फिर उसको ऐड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा। ये सब तो दिमाग में हो जाना चाहिए कि कौन सा इनसाइड पॉइंट है कौन सा आउटसाइड पॉइंट है।
चलो जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार देख लो इधर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इधर ध्यान दो, हमको फाइंड करना है चार्ज ऑन स्फीयर 2। तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है वे बादेवन, टोटल पोटेंशियल इज 0। तो टोटल पोटेंशियल इस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा कि Q/2R प्लस स्फीयर 1 के ऊपर जो चार्ज है वो कैसे काम करेगा, पॉइंट चार्ज से, तो उसका भी क्या होगा कि Q/2R प्लस इसका पोटेंशियल क्या होगा कि Q'/2R प्लस लास्ट का पोटेंशियल, इसके लिए ये इनसाइड पॉइंट है तो कांस्टेंट पोटेंशियल 8Q/4R। अब इसको सॉल्व करोगे तो Q' इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा, तो Q' इक्वल टू -6Q आंसर आएगा। ये सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करो कि दिस इज योर स्फीयर 1, दिस इज स्फीयर 2। जैसे कनेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, दो कंडक्टर को कनेक्ट कर देते थे, तो इन दो कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर 1 एंड व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर 2। चलो इधर ध्यान दो, लेट से यहाँ से Q चार्ज निकला और यहाँ पे गया, तो अंदर के स्फीयर पे क्या बचा 2Q माइनस Q, यहाँ क्या पहुँचा 7Q प्लस Q। अब V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल कराओ, तो अज्यूम करिए जहाँ पर, बाकी करवाऊंगा तो बहुत इजी से, और ना करो तो भी चले। फाइनल आंसर कह दो जो खेलते लाओ समझो, एवं करिस तो भी आंसर तो जाओ। समझना क्या है, इधर ध्यान दो, वो कब चलेगा जब स्फीयर आजू बाजू में हो कंडक्टर। अब इसमें क्या समझना है वो इधर ध्यान दो। ओए बस दो स्फीयर को कनेक्ट कर दिया, तो दो कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो इट विल बिकम वन कंडक्टर। समझ में आ रहा है? ये दोनों कॉन्सेंट्रिक को अगर कनेक्ट कर दिया तो इट विल बिकम वन कंडक्टर। अगर वो वन कंडक्टर बन गया तो एक कंडक्टर को अगर चार्ज देंगे तो वो कहाँ जाएगा, उसकी आउटर सरफेस पे। तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे हो जाएगा 9Q, इनर सरफेस पे हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो भी यही आंसर आएगा। बाकी लॉजिकली समझो तो टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया है किसी वायर से, तो दोनों एक ही कंडक्टर बन जाएंगे। अब उसको कोई चार्ज क्यू दिया तो वो कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस पे भेज देगा, सिंपल। ये लॉजिक तो हमने सीखा हुआ है। आज इजी से भाई, ना खाओ पड़े छोड़ दे। देख, किसी भी होलो कंडक्टर को जब चार्ज देंगे तो कहाँ स्टोर करेगा, आउटर सरफेस पे। तो अब इसको ज्वाइन कर दिया तो ये एक ही बन गया ना, अब तो दो बचा नहीं है, एक ही बन गया कंडक्टर। हाँ, तो सारा चार्ज जो बाहर भेज देगा, तो आउटर पे 9Q, अंदर 0। अब इसको सॉल्व करके ट्राई करो कि यहाँ से Q चार्ज गया होगा, तो V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल करके सॉल्व करो, अब क्या आंसर आ रहा है बताओ। એ વાતે બંધ હોય, કાલનું ડિસ્કશન બંધ કરો અને ધ્યાન આપો। હવે ચેપ્ટર પૂરું કરવાનું છે, આજે નહીં થાય તો હું પૂરું ઘોષિત કરી દઈશ, જે બાકી રહેશે બાકી। चलो VI क्या होगा, प्लस इसके लिए ये इनसाइड पॉइंट है, ये समझ में आया क्या किया। स्फीयर 1 की वजह से पोटेंशियल KQ/R
स्फीयर 2 के लिए स्फीयर 1 इज अ इनसाइड पॉइंट, तो इट विल बी कांस्टेंट, तो k q बाई r, उसका रेडियस कितना है 2r। अब फाइनल पोटेंशियल लिखो, इसका पोटेंशियल, इसका क्या आएगा स्फीयर 2 का k7q प्लस q डिवाइड बाई 2r प्लस, इसके लिए वापस ये इनसाइड पॉइंट है, तो ये बन जाएगा k 2q माइनस q अपॉन 2r। अब इसको इक्वेट करो, सब जगह से kr कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q इक्वल टू कुछ मिलेगा, उसकी वैल्यू इधर पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये मैथमेटिकली सॉल्व किया। बाकी लॉजिकली हमको पता है कि इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विथ अ वायर, देन इट विल एक्ट एज अ वन कंडक्टर। और एक कंडक्टर में अगर चार्ज देंगे तो कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे, तो अंदर बचेगा 0, बाहर बचेगा मैक्सिमम 7 + 2 तो 9। समझ में आ रहा है मेथड क्या करना है? ये प्रूव करके भी आंसर ला सकते हैं, विदाउट प्रूविंग भी आंसर ला सकते हैं, અને સોલ્વ કરીને આન્સર કો એટલે આગળ વધીએ। 2q આવશે, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा q प्लस 2q तो आ जाएगा 9q, 2q माइनस q तो आ जाएगा 0। सिंपल। कहीं खबर नहीं पड़ी। कहीं खबर नहीं पड़ी। अब किसी को यहाँ पे ये लॉजिक ध्यान में नहीं आया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे करेंगे? याद करो, ऐसा करते थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस લખવાનો ટાઈમ જોઈએ છે, બોલો લખવાનું બાકી છે? इधर ध्यान दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जब करते थे तो अगर इधर Q चार्ज दिया तो इसको कितना चार्ज मिलेगा, -Q, तो इधर कितना होगा +Q, इधर अगेन -Q, और अगर बाहरी स्फीयर को 2Q दिया है तो -Q इसमें ऐड हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या बचेगा, Q। अभी तक किसी को ये डाउट आना चाहिए था कि ऑल कॉन्सेंट्रिक, इधर ध्यान दो, बातें बंद। इफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर हैज 2Q एंड इसका 9Q है, तो क्या ये 2Q यहाँ पे कुछ इंड्यूस करेगा? कहीं हमारी नहीं पड़ती पब्लिक ने। आनी पहला ना क्वेश्चन कर पाचो, उसमें देखो S1 स्फीयर पे कितना चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज था, इधर भी Q चार्ज था, इधर कितना है स्फीयर 2 पे, उसको हमने कर दिया था Q डैश, और इसके ऊपर 8Q, ऐसा ही था। अब किसी को ये डाउट आना चाहिए है कहीं आ माइनस છે कई છે 2 हमारा ज કર્યું आ तो हमारा सॉल्व करूँ। अब यहाँ से आपको क्या डाउट आना चाहिए कि सेंटर पे Q चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे -Q इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? ये Q चार्ज है और ये स्फीयर कंडक्टिंग है, तो इसकी वजह से माइनस चार्ज इधर इंड्यूस होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? और इस Q की वजह से कौन सा चार्ज, यहाँ पर सब इंडक्शन होगा, समझ में आ रहा है? फिर भी उस इंड्यूस चार्ज को, डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कंसीडर क्यों नहीं किया?
बिकॉज व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस या कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो चार्ज दिए हुए हैं वो नेट चार्ज है, तो डायरेक्टली उसी को यूज़ करना होता है। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कब करना है? जब पोटेंशियल फाइंड कर लिया उसके बाद। अगर इसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक स्फीयर हमको दो दो दिखने लगेंगे और बहुत ज़्यादा स्टेप्स आएंगे, आंसर तो वही आएगा। समझाओ क्वेश्चन थी, समझिए तो વધારે સારું રહેશે। क्वेश्चन नंबर 40। हेडिंग लगाओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। Q to Q 3Q। पहले कंसेप्ट लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में। इन अर्थिंग एंड कनेक्टिंग कंडक्टर प्रॉब्लम्स in earthing and connecting conductor problems, the given charges are net charges. In earthing or connecting conductor problems, the given charges are net charges, so that we can directly solve for Qn potential. So that we can directly solve for Qn potential। मतलब अभी अभी हमने क्या किया, Q डैश फाइंड करो, पोटेंशियल फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चन देख लिए फॉर अर्थिंग एंड कनेक्टिंग कंडक्टर प्रॉब्लम्स। देन वी गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द एंड पार्ट। चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले पोटेंशियल या फिर चार्ज जो भी फाइंड करने को बोला है वो ढूंढ लेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 40। सेंटर पे Q चार्ज, यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 3Q और स्फीयर पे -Q। अब नेट चार्ज फाइंड करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन समझो, ये अगर Q है तो इधर क्या हो जाएगा -Q, तो इधर क्या बचेगा 3Q। हाँ, असल में ये नेट कंडीशन थी, अगर इसमें किसी को लगा दिया होता अर्थिंग करके कुछ भी करके तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कब करना है? जब हमको बोला गया हो कि डिस्ट्रीब्यूट करो। समझ में आ रहा है? तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक बार सॉल्व करो, क्या आंसर आता है बताओ। फाइनल यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? देखो एक बार सुन लो, 1 मिनट। 5Q उससे बराबर से एक बार ये सुन लो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्टली Q और V फाइंड कर सकते हो, बिकॉज अगर ये Q तो ये -Q, और इन दोनों का नेट तो चला जाएगा और इट विल वर्क एज अ Q, इट विल वर्क एज अ 2Q ओनली। समझ में आ रहा है? सबके लिए पोटेंशियल लिखूंगा तो भी आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अब वो हार्ड पड़ेगा, इसलिए उसको मत सोचो, डिस्ट्रीब्यूशन पहले मत करो, डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में करो, जब पोटेंशियल या चार्ज मिल चुका है उसके बाद करो। तो इसका आंसर क्या आया 5Q। कैसे आया? Q है तो इसका -Q इधर होगा, तो प्लस इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 3Q। अगर ये 3 है तो इधर -3 आएगा और +3 इसमें ऐड होकर बनाएगा 6Q, तो इधर आएगा हाँ +6 इधर इंड्यूस होगा, जो અહીંયા Q હતો તો અહીંયા -Q હતો। हाँ मतलब અહીંયા -6Q થશે, આ -3Q છે, અહીંયા -6Q અહીંયા બરોબર, અહીંયા +6Q હશે, અહીંયા -6Q હશે અને સામે 6Q આપશે
तो 6Q માંથી આ જઈને આ બચશે, नहीं समझा? सबसे पहले Q चार्ज था, उसकी वजह से माइनस Q इंड्यूस हुआ, बिकॉज ये कंडक्टर्स है तो इधर माइनस इंड्यूस होगा और प्लस Q उस तरफ भेजेगा दूसरे सरफेस पे, बाहरी सरफेस, इंटरनल सरफेस पे माइनस Q, एक्सटर्नल सरफेस पे प्लस Q भेजेगा। तो 2Q तो पहले से था ही और एक Q भेजा तो 3Q हो गया। इस 3Q की वजह से इस सरफेस की इंटरनल सरफेस पे माइनस 3Q और एक्सटर्नल सरफेस पे गया प्लस 3, तो 3 तो पहले से था तो 3 + 3 6। इस 6 की वजह से इसके इंटरनल सरफेस पे माइनस 6Q, तो इसके आउटर सरफेस पे प्लस 6Q, तो प्लस 6Q उसमें से एक माइनस हो गया तो बचा 5Q। सिंपल, लॉजिकली क्लियर है। इसमें से किसी भी जगह पे ब्लैंक बना के दे देंगे तो आंसर आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में एक और सॉल्व कर देते। सुधा भाई, चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो फटाफट। सेंटर पे माइनस Q है, माइनस 3Q, डिस्ट्रीब्यूट जो आमा करिए ऊपर। देखो माइनस Q की वजह से क्या इंड्यूस होगा, प्लस Q, तो इधर एक माइनस इंड्यूस होगा तो 4 में से एक चला जाएगा, क्या बचेगा 3Q प्लस 3Q। इधर इंड्यूस होगा माइनस 3Q, सामने इंड्यूस होगा प्लस 3Q, तो प्लस माइनस कैंसल, तो आंसर आया 0। समझ में आ रहा है? तो अगर डायरेक्टली इसके लिए पोटेंशियल फाइंड करने को बोले तो ये सब नहीं करने बैठना है, ये करोगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। असल में इन दोनों का नेट मिला के ही 4 है, समझ में आ रहा है? 3Q प्लस Q 4, मतलब पहला जो हमको दिया हुआ था पहले, वो पहले से नेट चार्ज ही दिया हुआ था, तो डायरेक्टली पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बाद में करने बैठेंगे तो KQ/R प्लस KQ/ प्लस 3KQ/R, तो आंसर वही आएगा 4KQ/R। तो उससे अच्छा डायरेक्टली 4KQ/R लिखो। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई पहले डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कशन हमने नहीं करी, और किसी भी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन पहले नहीं होता है, वो लास्ट में ही करना होता है। सिंपल है, बस डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, एडिंग लगाओ एनर्जी डेंसिटी। याद करो, व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनर्जी है, तो फ्लक्स लाइंस जो होती है वो एनर्जी की लाइंस को मेजरमेंट बोलते थे हम उसको। फिर जब फर्स्ट टाइम पोटेंशियल फाइंड किया था, पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने बताया था कि होलो कंडक्टर की जो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करी थी, उसमें डिस्कस किया था कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखाई थी कि दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखा है तो चल रहा। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी थी होलो कंडक्टर की,
तो उसका कुछ फॉर्मूला आया था, होलो कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फॉर्मूला आया था, याद है वो फॉर्मूला? होलो कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। कोई बात नहीं, चलो ज्वाइन तो बोलो कम से कम कि Q²/2R वॉज द फॉर्मूला। उसके नीचे एक लाइन लिखाई होगी कि दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस वक्त समझाया नहीं था, खाली रटने को बोला था कि उसको अभी समझ लो, बाद में समझाऊंगा क्या मतलब होता है इसका। मैं ना पढ़ूँ तो बाहर निकल रहा होए, तारा बुद्धि छे તમારા લોકોમાં સાહેબ બી તમારા બધાનો ત્રાસ છે ભાઈ, કઈ ને કઈ બોલ જ કરતા તમે લોકો। શું બોલતો કહું? हाँ, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है होलो कंडक्टर की दैट इज KQ²/2R एंड दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा उस टाइम पे लिखा था हमने, पर उसका मतलब नहीं समझा था कि कैसे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है, वो आज हमें सीखना है। अब कोई भी रैंडम कंडक्टर अगर हम अज्यूम करते हैं तो सिचुएशन क्या होती है कि कंडक्टर को चार्ज देते ही चार्ज कहाँ जाएगा? ऑन द आउटर सरफेस। अब कंडक्टर की वजह से जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? σ/ε0। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की थियरी जब पढ़ाई थी तो किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो उसकी आउटसाइड सरफेस पर रिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर जस्ट आउटसाइड इट सरफेस इज E वेक्टर इज इक्वल टू σ/ε0। फिर प्रेशर का फॉर्मूला कराया था कि प्रेशर होता है σ²/2ε0। ये सब याद है थोड़ा बहुत? तो ड्यू टू दिस प्रेशर वी आर इमेजिनिंग, एक सिनेरियो अज्यूम कर रहे हैं कि ड्यू टू इनसाइड प्रेशर कंडक्टर थोड़ा एक्सपांड कर रहा है। एनर्जी डेंसिटी को समझने के लिए वी आर अज्यूमिंग अ पर्टिकुलर थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर की वजह से जस्ट आउटसाइड द पॉइंट σ/ε0 होती है, जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे, और प्रेशर होता है σ²/2ε0। अब प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज होने से लेट्स इमेजिन कि इसका कुछ एक्सपेंशन हो रहा है। अब ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन सिनेरियो क्या होगा? पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब एक्सपांड होने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल में समा गई, समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गई? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमने वो सेंटेंस लिखा हुआ है कि दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो या तो पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल एनर्जी बन सकती है, समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड गई तो वो किस में कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल एनर्जी में। बेसिकली एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट द एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम तो मास डेंसिटी, वैसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो क्या बन जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। तो सिंपली हमें इसको प्रूव करना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला है। हमने क्या किया था? ऐसा एक एरिया अज्यूम किया था कि सपोज इसका एक्सपेंशन dl जितना हुआ है उसके अंदर एक dA एरिया कंसीडर करते हैं जिसके अंदर क्या कांस्टेंट हो? सिग्मा कांस्टेंट हो जाए, ऐसा एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं फिर से। अब इस एरिया के लिए अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? इफ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स विल बिकम प्रेशर इनटू एरिया। डायरेक्टली समझा रहा हूँ, फॉर्मूला रटा दिया है, एनसीईआरटी में भी सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है 12ε0E²। पर इसको थोड़ा कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि आया कहाँ से, कैसे इसको समझना है। कैपेसिटर के अंदर मैं डेरिवेशंस को कट शॉर्ट कर दूंगा, वी विल नॉट गो फॉर डेरिवेशंस कि आपने एनसीईआरटी में सीखा हुआ है तो उस पोर्शन को अपन स्किप कर देंगे, उसके जो एग्जाम्पल्स आते हैं वही लेंगे। उसमें कुछ स्पेसिफिक डेरिवेशन है जो आपको नहीं याद है तो उसको एक बार समझा दूंगा। बाकी नोट्स जो बनाऊंगा उसमें लिखे होंगे तो आप जब रिवाइज करोगे तो आप कर पाओगे, बिकॉज मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है, हमारे पास टाइम कम है, 20 लेक्चर्स कम है हमारे पास,
कैलकुलेशन से, तो उस 20 लेसन्स को कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी लेने पड़ेंगे। ये 4 लेक्चर के अलावा भी एक लेक्चर डालना पड़ेगा, बिकॉज बीच में एग्ज़ाम आएंगे तो उसकी छुट्टियाँ जाएंगी। और जो बीच में लेक्चर के अंदर जो चीज़ काम की नहीं है, सपोज डेरिवेशन आप बोर्ड्स के लेक्चर में कर रहे हो, तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? शॉर्टकट में मैं लिख के दूंगा कि ऐसे उसको शॉर्टली कर सकते हैं, किसी को सीखना है तो लेक्चर के बाद सीख लेगा, सिंपल है। तो इतना मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी सिलेबस फरवरी में ख़त्म होगा। अब क्या समझना है इसके अंदर, मैंने क्या समझाया कि एनर्जी डेंसिटी को हमें प्रूव करना है। फॉर्मूला तो इसका होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही एनर्जी है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द कंपेंसेशन जो एनर्जी बनाती है। समझ में आ रहा है? एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है। इसका यूज़ क्या है वो भी समझाऊंगा, पर इसका प्रूफ एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कि आया कहाँ से। तो हमको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, प्रेशर जस्ट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सिग्मा स्क्वायर बाई प्रेशर इनसाइड द कंडक्टर इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रेशर की वजह से समटाइम्स प्रेशर इंक्रीज अ लॉट, तो उसकी वजह से वो एक्सपांड होता है। तो अगर ये एक्सपांड हुआ, अंदर से प्रेशर बढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इसके अंदर चली गई। चली गई का मतलब क्या हुआ, देयर मस्ट बी सम वर्क जो हुआ होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर समाने में। समझ में आ रहा है? तो वो वर्क क्या हुआ, वर्क का यूनिट होता है जूल, और एनर्जी का भी जूल। तो अगर मैं वर्क फाइंड कर लूँ, दैट विल बी अवर एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या बन सकता है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इज गिवन बाय सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एरिया इधर कितना है, डी ए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर फोर्स, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो डीएल जितना किया, तो उसको अगर मैं डीएल लिख दूँ तो ये छोटा सा एनर्जी मिल गया। समझ में आ रहा है क्या हुआ? अब डी ए इंटू डी एल क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो डी ई बाई डी वी, तो फॉर्मूला क्या आया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराओ, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट आगे आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। और ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके एक्सपांशन से चली गई, तो इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, दैट इज़ नथिंग बट द एनर्जी डेंसिटी, जिसको कई बार रो ई से डिनोट करते हैं। कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आ गया कैसे डेरिवेशन हुआ है इसका। अब इसका यूज़ क्या है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट ऐसा है, कंसेप्ट में ऐसा लिखना है कि कभी आपको एनर्जी पूछ ली, तो एनर्जी फाइंड कैसे करो, सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। नहीं समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? देयर विल बी क्वेश्चंस कि एनर्जी फाइंड करो, कराता हूँ इसके बाद वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। सिंपल आपको अंडरस्टैंडिंग क्या, कंसेप्ट क्या है इसका, कि एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला डिराइव किया। अब एनर्जी पूछ ली तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द गिवन थिंग। क्यूब दिया है तो क्यूब का वॉल्यूम, कुछ और दिया है, शीट दी है तो शीट का वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? सिंपली ऐसा करना है। तो डेरिवेशन लिख लो, फॉर्मूला नोट कर लो, और इसका यूज़ क्या है, कंसेप्चुअल यूज़ क्या है। तो क्या एनर्जी पूछेंगे तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता होगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता होगी। उसके सामने क्यूब रख दिया तो उसका वॉल्यूम मुझे पता होगा। तो कितनी एनर्जी क्यूब फील करेगा वो क्वेश्चन हमको पूछेंगे। वो कराता हूँ, इसी के बाद कराता हूँ। चलो ये सिंपल क्वेश्चन, एक इनफाइनाइट शीट है, उससे क्यूब रखा हुआ है, उसके आगे क्यूब ऑफ साइड ए इज देयर,
in front of an infinite sheet, find energy felt by the cuboid, मतलब cube. So the इन्फ्रारेड शीट क्या है? जो आते लाइट फ्लो में इन्फ्रारेड शीट जो पार्टीशन है चलो ऐसा कुछ आंसर आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम. ई स्क्वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी? तो ये शीट की कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. एरिया ऑफ द क्यूब क्या होगा? ए क्यूब. तो दिस विल बी द एनर्जी. बाकी सब जाने को. चलो फटाफट नोट करो, रीडिंग लगाओ. एनर्जी ऑफ होलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर. 15 मिनट बाकी दीजिए. एनर्जी ऑफ HC, SC एंड HNC. ना ना फाइंड करनी है एनर्जी ऑफ HC, SC एंड HNC यूजिंग एनर्जी डेंसिटी. देखो किसी को ऐसा लगता होगा कि कान को ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम हर बार ऐसे पकड़ते हैं. नॉर्मली हमने एक बार इसको डिराइव किया हुआ है, फिर से डिराइव करने की ज़रूरत है नहीं. पर ऐसा सब करके क्या होगा, एडवांस में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है. इससे क्या होता है, दिमाग खुलता है कि इस एक ही चीज़ को हम कैसे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. तो लॉजिकल रीजनिंग क्रिएट होगी, क्रिटिकल थिंकिंग और डेवलप होगी. समझ में आ रहा है? दैट्स वाई इसको यहाँ पे डाला हुआ है. इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको पता है क्या फॉर्मूला आता है, उसको याद भी कर लिया है, लेकिन फिर भी उसको एनर्जी डेंसिटी से भी ला सकते हैं. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर रखो तो दिमाग खुलेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है. सिंपल चीज़ है. होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग, ये तीनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो कि भाई आउटसाइड द पर्टिकुलर स्फीयर. अब आउटसाइड स्फीयर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब हाउ कैन वी फाइंड फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग एनर्जी डेंसिटी? जैसे यहाँ पे एनर्जी फाइंड करी, वैसे इसके लिए एनर्जी लानी है. उसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि Q स्क्वायर बाई 2R. आपके सामने मेथड अवेलेबल है. एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वॉल्यूम. इस पर्टिकुलर चीज़ में और इसके पहले जो किया उसमें क्या चेंज है? तो कि इनफाइनाइट शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? कांस्टेंट थी. समझ में आ रहा है? बट आफ्टर गोइंग आउटसाइड दिस रेडियस R, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? वेरिएबल. अगर चीज़ वेरिएबल हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन. तो इसलिए इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, पर ऑलमोस्ट आपको मेथड समझ में आ गई है. आंसर क्या लाना है वो भी समझ में आ गया है, तो हो जाएगा. साथ साथ तो मैं कर रहा हूँ, एक बार ट्राई करो. फॉर्मूला क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वॉल्यूम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वॉल्यूम करो,
पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इट विल बी एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वेरिएबल। इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम रख सकते थे, बिकॉज हीट की वजह से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। समझ में आ रहा है? होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज आउटसाइड द स्फीयर, और पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसी होती है, वेरी करती है, तो उसकी वेरिएबल फील्ड हो जाएगी, वेरिंग विथ 1/r²। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो भाई x पे जाके dx काट लो, अब ये dx जो एलिमेंट लिया, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी? तो ये होगी, तो उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। चलो फटाफट करो मुझे। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही एनर्जी के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? वो जो सेंटेंस लिखा था हमने कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें इसके बाद समझ में आएगा, इसका जो आंसर आएगा उससे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इट विल वर्क एज अ पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? KQ बाई x²। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर श्रेडेड रीजन का? 4 पाई x² dx, एरिया इंटू लेंथ। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा? एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है? R से लेके इन्फिनिटी तक। उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर एनर्जी। K को ओपन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। थोड़ी वार लगता है। जाओ जाओ जेने जવું है हीरो सर ने फोन करो भाई जता सिंपल। चलो भाई सॉल्व करो ना फटाफट, तो छोड़ दीजिए आशा। सॉल्व 1/x² बच्चे कहीं भूल થઈ છે। इसका स्क्वायर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होगा, तो क्या बचेगा कि एक के बाहर आ जाएगा, एक की वजह से 4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, Q² भी बाहर आ जाएगा, x⁴ में से x² चला जाएगा तो 1/x² बचेगा, 1/x² dx r से लेके इन्फिनिटी तक। KQ²/2 इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x² का -1/x, तो -1/x के अंदर लिमिट पुट करो तो क्या आएगा? r से लेके इन्फिनिटी KQ²/2, तो KQ²/2 r विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होगी। वो लास्ट सेंटेंस जो लिखा था कि एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ द होलो कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग विल बी लाइंग इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड।
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए भी ऐसे ही एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, पर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए 2 बार एनर्जी मिलेगी, इनसाइड भी आउटसाइड भी। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/5 kq/r। और उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विल बी 3/5 kq/r। अब इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग एनर्जी डेंसिटी मेथड। तो एक अंदर स्फीयर बनेगा x पे जाके dx, तो एनर्जी इनसाइड मिलेगी। So the square 3/5 kq²/r, this is your formula of energy for solid non-conducting sphere। इसके लिए एनर्जी इनसाइड मिलेगी जस्ट लाइक दिस। एक अंदर रीजन लेना पड़ेगा और एक आउटसाइड रीजन लेना पड़ेगा x पे जाके dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड प्लस इनसाइड, इन दोनों का नेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। वहाँ से हमको समझ में आएगा जो भी सीखा जो भी समझा सभी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो थियरी है इंटरेक्शन बिटवीन द टू सिस्टम्स। 10 मिनिट નો છે, 5 મિનિટ નો છે। અધૂરી વસ્તુના કરંટ ક્યારે શું થયું? એ બેટરી નથી ચાલતી એટલે થોડો ટાઈમ વેસ્ટ થયો। થેન્ક યુ સર। છે ઈચ્છા 5 મિનિટ વધારે આપવાની, 10 મિનિટ 10 મિનિટ। तो नेक्स्ट क्लास से कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे। इसका जो पोर्शन बचा है वो 10 मिनट में ख़त्म करके પછી